Namaskar friends. As you are aware, the CCEA and the Cabinet met today to brief you on the important decisions approved by the Cabinet. We have with us Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji. My warm welcome to the Honorable Minister, sir. My welcome also to Secretary Agriculture, Shri Sanjay Agarwal, and Secretary Donor, Shri Inderjeet Singh. First, Honorable Minister for INB will brief, followed by the Honorable Minister of Agriculture. After the briefing, we will take some questions relating to Cabinet decisions only. Over to the Honorable Minister, sir. नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया से आए प्रिय मित्रों, आज कैबिनेट की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो अप्रूवल हुई, उनमें एक बार फिर देश के किसानों की आय दुगना हो, इस संकल्प के साथ जो मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में काम किया है, उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी अगर ध्यान में रखा जाए और आत्मनिर्भर भारत, इसको और बल देते हुए एक कदम उठाए गए हैं। आज की बैठक में एडिबल ऑयल के लिए आयात पर निर्भरता के चलते एडिबल ऑयल को घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, इसलिए निर्णय किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम के नाम से, इसको NMEO OP इसके नाम से आप जान सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ताकि निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज़्यादा हो। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड, ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के राज्य या अंडमान निकोबार हो, इनके बगानों को सहायता प्रदान करने की इसमें प्रयास किया गया है। क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी इस पर विस्तार में कहेंगे, मैं केवल 2 लाइनें कहकर इस विषय पर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया के 10 देशों में आया है जो निर्यात करते हैं। यह स्थिति पहले कभी नहीं थी। यह अपने आप में एक सुखद स्थिति है। कोरोना काल में भी नए रिकॉर्ड बने और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो अभी भी हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है जहाँ तक एडिबल ऑयल्स की बात है। तो इस दिशा में एक बड़ा कदम है कि जहाँ बाकी क्षेत्रों में हमारी निर्भरता कम हुई, हमें निर्यात करने की स्थिति में आए, तो यहाँ पर भी हम आयात की स्थिति को ख़त्म करेंगे, कम करेंगे और देश के किसानों को उसका लाभ मिले, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो निर्णय है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका रिवाइवल पैकेज है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके लिए रिवाइवल पैकेज की घोषणा आज की गई है। 77.45 करोड़ रुपये का ये पैकेज है और इससे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लाभ मिलेगा, अच्छे मूल्य मिलने में सहायता होगी। 3300 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और कॉरपोरेशन किसानों को बेहतर सुविधा, ट्रेनिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, रजिस्ट्रेशन, बैम्बू प्लांटेशन और बी कीपिंग, ई कॉमर्स और नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक उत्पादों को मार्केटिंग के लिए केंद्रीय योजनाओं की भी इसमें सहायता उपलब्ध करवाएगी। इससे कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इस कॉरपोरेशन की रिवाइवल होगी और कुल मिलाकर वैल्यू एडिशन में भी बल मिलेगा। तो दोनों ही योजनाओं में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बहुत बड़ा बल मिल रहा है, वहीं अंडमान निकोबार को भी, जहां दूसरा जिस पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी विस्तार में बात रखेंगे, एडिबल ऑयल्स पर, मैं निवेदन करता हूं भारत के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि विस्तार में उस योजना की जानकारी आपको दें।
आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उपस्थित सचिवगण और सभी पत्रकार मित्रों, जैसा कि माननीय अनुराग ठाकुर जी ने विषय आप सबके मध्य रखा और कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। प्रमुख रूप से जो विषय कृषि मंत्रालय से संबंधित है उसको मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में आज भी खाद्य तेल के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। एक समय था ये निर्भरता खाद्यान्न के क्षेत्र में भी थी, बागवानी के क्षेत्र में भी थी, लेकिन आज खाद्य तेल को छोड़ दें तो सामान्य तौर पर खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से भारत काफ़ी अग्रणी अवस्था में है। लगातार प्रधानमंत्री जी की 2014 के बाद यह कोशिश रही है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं और जिन जिन क्षेत्रों में हम आयात पर निर्भर करते हैं उन क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता हमारी सने सने कम होनी चाहिए। और इसलिए तिलहन का जो क्षेत्र है, दलहन का क्षेत्र है, इस पर निश्चित रूप से सरकार की चिंता काफ़ी रही और दलहन की दृष्टि से जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्य तेल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो और उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से लगातार भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और उसका परिणाम भी परिलक्षित हो रहा है। सीड ऑयल और पाम ऑयल, ये मिशन दो हिस्सों में चलता था। ऑयल सीड की दृष्टि से भी भारत सरकार काम कर रही है और पिछले दिनों आप सब ने देखा रबी के सीजन के समय हम लोगों ने नए अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों के बीच में वितरित किया और काफ़ी उस दिशा में रकबे में भी बढ़ोतरी हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अभी भी हमको अपनी आपूर्ति के लिए ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है और जिसमें बड़ी मात्रा पाम ऑयल की है। ये लगभग कुल आयात का 56% हिस्सा पाम ऑयल से आता है। हमारे देश में ICAR ने स्टडी की थी और उसके अनुसार ये पाया था कि देश में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसमें पाम ऑयल की खेती की जा सकती है और विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में देखें तो 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि ऐसी है जो पाम ऑयल की खेती के लिए अनुकूल है। पिछले दिनों भी पाम ऑयल पर काम हो रहा था और अनेक किसान उससे जुड़े थे। लगभग 12 ऐसे राज्य हैं किसी न किसी रूप में पाम ऑयल की खेती में काम कर रहे थे, लेकिन सामान्य तौर पर उनके सामने चुनौतियां भी थी, क्योंकि पाम ऑयल
का पौधा जब हम रोपते हैं तो उसमें फल आना और मुनाफा मिलना ये लगभग 5वें वर्ष के बाद और पूरी मात्रा में 7वें वर्ष में मिलता है। तो एक तो सामान्य जो छोटा किसान है उस किसान के साथ ये स्थिति बनती है कि वो 5 साल 7 साल तक इंतज़ार कैसे करे। दूसरी उसके सामने चुनौती थी कि अगर वो खेती करने में सफल भी हो जाए तो तेल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और उसके कारण कभी बढ़ जाते हैं तो किसान के लिए थोड़ा ठीक है और कभी घट जाते हैं तो किसान की कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो जो दाम का उतार चढ़ाव है वह भी किसान को निरुत्साहित करता था इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ये दुर्गम क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लॉजिस्टिक की भी सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, रास्ते भी कठिनाई कारक हैं और इसलिए सामान्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इसका उत्पादन किसान बढ़ाए तो, लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं आए तो वो बढ़ा के भी क्या करेगा और इसलिए निवेश भी नहीं आता था। खेती को देखकर निवेशक प्रोत्साहित होता है और इंडस्ट्री को देखकर उत्पादनकर्ता प्रोत्साहित होता है। तो इसलिए ये चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया और उसके अंतर्गत इन चिंताओं को समाधान करने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो मैंने भाव के उतार चढ़ाव की बात कही, तो भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। 5 साल का औसत निकालेंगे जैसे एमएसपी को करते हैं, लगभग उसी दिशा में एक मैकेनिज्म बनेगा और केंद्र सरकार उसके मूल्य का निर्धारण करेगी। तो किसान के सामने आने वाले कल में फसल आएगी तो मूल्य उसके सामने रहेगा तो वो खेती करने की ओर प्रवृत्त होगा। और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। इसलिए किसान की जो वाजिब दाम की चिंता रहती है वह उससे मुक्त हो सकेगा। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय इस दृष्टि से है। दूसरा, इसी प्रकार से जो आवश्यकता होती खेती में उसमें जो भी सामग्री लगती है उस सामग्री में भी जो राशि पहले दी जाती थी उस राशि में बढ़ोतरी की गई है जिससे कि दिक्कत ना हो। दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रवृत्त हो सकें, इसलिए इंडस्ट्री को भी 5 करोड़ तक की सहायता का निर्णय आज इस कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। पहले
सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि पाम ऑयल की जो रोपड़ सामग्री होती थी उसके लिए अनुदान 12,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर 29,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। रोपड़ सामग्री मतलब पौध की कमी को दूर करने के लिए 15 हेक्टेयर तक की नर्सरी को 80 लाख रुपया या देश में अन्य किसी भी राज्य में बने और पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र में 1 करोड़ तक की सहायता देने का भी निर्णय आज किया गया है। इस संपूर्ण योजना में 11,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार और भारत सरकार की देश भर में 60-40 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90-10 की हिस्सेदारी के हिसाब से यह काम आगे बढ़ेगा। ज़मीन का सुधार हो, खेत की बाउंड्री वाल हो या लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में भी पाम ऑयल का उत्पादन कर सकें, इन सब छोटे छोटे मदों में भी किसान को मदद की जाए, इसके लिए भी प्रावधान आज इस कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूँ कि तिलहन की जो समस्या है उसके समाधान की दिशा में यह मोदी सरकार का एक बड़ा निर्णय है और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप आज जो पाम ऑयल की खेती देश में 3.5 लाख हेक्टेयर के लगभग हो रही है, यह आने वाले कल में 10 लाख हेक्टेयर तक जाएगी और जो हमारा ऑयल का उत्पादन है वह भी 25-26 तक 11 लाख टन और 29-30 तक 28 लाख टन होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज की जा रही है और मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा फ़ायदा किसानों को होगा, किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को इसके कारण बल मिलेगा और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इस दृष्टि से यह निर्णय निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रमुख रूप से मुझे आप सबके मध्य रखना था। आप सबके मन में अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। Number 19. मंत्री जी, हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि 29,000 रुपया अनुदान के रूप में पाम ऑयल के लिए देंगे। एक नंबर 2 है कि पाम ऑयल इंपोर्ट जो है उसको आप कम करेंगे या इसका पाम ऑयल का जो मूल है वो जिस तरीके से गन्ना का मूल सरकार निर्धारित करती है, क्या उसी तरीके से ये करेंगे? देखिए, अभी तक तो इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं गया था। जो मैंने 29,000 प्रति हेक्टेयर कहा, यह पहले 12,000 प्रति हेक्टेयर होता था। इसको बढ़ाया गया है। नर्सरियों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है, उसके प्रावधान किए गए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौध का निर्माण हो और पौध की जो मांग हमारी घरेलू है उसकी आपूर्ति हो सके। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुल मिला के किसान के सामने 2 चुनौतियां होती थीं। एक तो ये फसल लंबे कालखंड में आने वाली है और फसल आएगी तो बाज़ार के उतार चढ़ाव के कारण वो फसल कितने में बिचेगी, उसे कितना दाम मिलेगा,
ये अनिश्चितता उसके सामने रहती थी, इसलिए राज्य भी इस दिशा में कम प्रवृत्त होते थे और किसान भी कम प्रवृत्त होता था। इन चुनौतियों को पहचान कर भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि कुल मिला के किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर उसको भाव के कारण कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी। 62. सर मेरा सवाल नरेंद्र सिंह तोमर जी से है। सर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आपकी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन पिछले जनवरी के महीने से देखें जो किसान संगठन है पिछले 6 महीने से उनके साथ आपकी कोई बैठक नहीं हुई है। तो इसकी क्या वजह है कि किसान आपके साथ बैठक नहीं कर रहे हैं? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव है तो जानबूझकर इस आंदोलन को टालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लंबा चले? देखिए, दरअसल भारत सरकार किसानों के घर में समृद्धि आए और खेती की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में पूरी तरह किसान के प्रति प्रतिबद्ध है। लगातार भारत सरकार की यह कोशिश है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसानी करने में जो लागत आती है वो लागत कम हो, किसान नई तकनीक से जुड़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान पर लगी हुई बंदिशें समाप्त हों, अपना भाव तय करने के लिए वो स्वतंत्र हो। इस दिशा में भारत सरकार ने पिछले 7 वर्षों में अनेक निर्णय किए हैं और सिर्फ एक कृषि मंत्रालय का ही निर्णय नहीं है। अगर किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करेंगे तो भारत सरकार के अनेक मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़े। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है तो ये विषय मुझे लगता है कि आज का है नहीं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस दौर में भी अगर आप देखेंगे तो किसान ने घनघोर परिश्रम किया है। यही समय था जब कोविड था, यही समय था जब लॉकडाउन था। उस परिस्थिति में भी किसान ने बम्पर पैदावार करके अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। सरकार ने गत वर्षों की तुलना में अधिक उपार्जन करके अपने दायित्व का निर्वाह किया है। 129. सर अमित सर टाइम्स ऑफ नवभारत से सर सवाल है कि जो किसान है वो कह रहे हैं कि सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि हम 2024 तक बैठेंगे, तब तक आंदोलन करेंगे। तो क्या बातचीत का कोई रास्ता है कि फिर से आप लोग प्रयास करेंगे कि बातचीत हो, या एकदम रास्ता बंद ही हो गया बातचीत का? मैं समझता हूँ आज जो विषय है वो मंत्रिपरिषद के निर्णय पर है और आपके प्रश्न का पाम ऑयल मिशन से कोई संबंध जोड़ता नहीं है, इसलिए किसी और दिन अपन इस प्रश्न को लेंगे। Number 5. सर एक सवाल कृषि मंत्री से और एक अनुराग जी से है। सर जो आप लोगों ने मिशन की घोषणा किया है पाम ऑयल को लेके, तो इसका असर कब तक दिखना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अभी भी एडिबल ऑयल, खासतौर से जो सरसों के तेल की बात करें, उसकी कीमतें जो है 180 से ऊपर ही जा रही हैं लगातार। तो उसका मैंने कम बताया है, लेकिन फिर भी मतलब 180 से ऊपर ही जा रही हैं, तो कब तक इसका असर देखने को मिलेगा? और दूसरा एक अनुराग जी सवाल है सर कि हालांकि एमईए के जरिए हमको जानकारी तो मिल रही है, लेकिन फिर भी एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहाँ पे जो भी उथल पुथल हो रही है, हमारे लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, तो सरकार का प्लान क्या है और कब तक पूरा इवैक्यूएशन वहाँ जो भारतीय फंसे हुए कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, आप तिलहन की प्रचुरता देश में हो सके इस दृष्टि से घरेलू उत्पाद भी किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है और इंपोर्ट से भी देश की मांग की पूर्ति की जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी निर्भरता आयात पर कम होनी चाहिए, इसलिए
पिछले वर्षों में लगातार तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं और उनका परिणाम भी उत्पादन देखेंगे, चाहे तिलहन का चाहे खाद्य तेल का, दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। पाम ऑयल मिशन भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम किसानों को भी लाभान्वित करे और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी करे, इसलिए इसको मिशन मोड पर हम लोग निश्चित रूप से लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो समय एक पौधे को फल देने में लगता है उतना समय तो हमें खेती के हर क्षेत्र में देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नया बीज बनाना है तो उस बीज को बनाने के बाद खेत तक ले जाने के लिए जो यात्रा है वो यात्रा तो होगी ही। तो पाम ऑयल का पौधारोपण भी हो और पाम ऑयल के फल भी आएँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम लोग इस दिशा में समाधान की तरफ पहुँचेंगे। जहाँ तक अफ़गानिस्तान वाली बात आपने कही, तो मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि उसके लिए जो अधिकृत होंगे वही जवाब देंगे। Number 54. आई एम निवेदिता फ्रॉम IANS। 2 सवाल है मेरे। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार जैसी जगह जहाँ पर बहुत सुंदर बायोडाइवर्सिटी है, उसको तोड़कर आप वहाँ पर मोनोकल्चर पाम ऑयल क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं? और दूसरा, जो देशज तिलहन है, करडी है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, सरसों है, उसको छोड़ के पाम ऑयल को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि मैंने पूर्व में भी कहा, पाम ऑयल की खेती के लिए ICAR ने एक स्टडी की थी और इस स्टडी में उन्होंने रिकमेंड किया कि देश भर में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां पाम ऑयल को उगाया जा सकता है, जिसमें 9 लाख हेक्टेयर सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में है। और ये जो 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, ये किसी दूसरी फसल को या किसी जंगल को काट कर नहीं दिया जा रहा, ये खेती के लिए ही उपलब्ध है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि एक तो भूमि की उपलब्धता, जलवायु की अनुकूलता, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण की दृष्टि से भी यह संतुलन बनाने में काम आएगा। और साथ ही पाम ऑयल के क्षेत्र में काम करना इसलिए भी हमें आवश्यक लगता है कि बाकी जो तिलहन की फसलें हैं, सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, ये जो सब फसलें हैं, इन फसलों में भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और उत्पादकता निरंतर बढ़ भी रही है। लेकिन हमारी मांग और आपूर्ति में जो एक बड़ा गैप है, उस गैप को अगर जल्दी भरना है तो निश्चित रूप से हमें ऐसी फसलों पर जाना पड़ेगा जिन फसलों में पैदावार अधिक है। तो 1 हेक्टेयर में जितना सरसों होती है, अगर 1 हेक्टेयर में पाम ऑयल पैदा करें तो वो सरसों के उत्पादन से कई गुना अधिक होता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम बाकी फसलों को प्रमोट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम कितना भी प्रमोट करें तो भी पाम ऑयल की और उसकी गति की कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे लगता है। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, क्या है? इट्स रिलेटेड। धन्यवाद। Thank you, friends.